हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का सेशन, ओडब्ल्यूएस का, और हम करवाएंगे आज पार्ट 13। ठीक है। और एक्सरसाइज हम सबका एक्सरसाइज है ना, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिए थे, एक्सरसाइज 2 कर लिए थे। अब एक्सरसाइज हम लोग 3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होना ही है क्या, एक्सरसाइज बदल जाना। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओडब्ल्यूएस पार्ट 13 का। ये पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज तीसरा का। ठीक है, अब आइए फर्स्ट ओडब्ल्यूएस को देखते हैं हम लोग। लिखे हुए है एपिटफ, एपिटफ। अब इसका मतलब क्या होता है और कैसे याद रखेंगे। ठीक है, एपिटफ को। ठीक है, तो एपिटफ को याद रखेंगे, ई मतलब इनके, क्या याद रखेंगे, ई मतलब, ई से याद रखेंगे इनके। ठीक है, इनके। अब PITA को पढ़ लेंगे पिता, क्या पढ़ लेंगे, PITA को पढ़ लेंगे पिता, क्या पढ़ लेंगे, पिता। ठीक है, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप बस देखते चलो। एपीटफ लिखा हुआ है तो ई फॉर इनके, ई फॉर इनके याद कर लेंगे। अब PITA को पढ़ लेंगे पिता, मतलब ये इनके पिता का कब्र लेख है। यहाँ देखो, इसमें देखना, ठीक ना, यहाँ जो इमेज है लगा हुआ, इसको देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कब्रिस्तान वगैरह में, तो इस तरीके से कब्र लेख होता है, यानी कि जिनका कब्र होता है उनका नाम, है ना, उनका जन्म, कितने वर्षों तक जीवित रहे, अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए, अच्छे कर्म, है ना, उसको लिखा जाता है पॉइंट बाय पॉइंट, है इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। इसी को कब्र लेख कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्र लेख कहते हैं, यानी कि कब्र के ऊपर जो शिला में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं शिला में, उसी को क्या कहते हैं, एपीटफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीटफ। तो याद रखेंगे कि अगर आपसे मतलब कि मान लीजिए, अगर आपसे आपके दोस्त के पिता का ये कब्र लेख है, ठीक है, आपके दोस्त के पिताजी का ये कब्र लेख है, मान लो ऐसा इमेजिन करते हैं हम लोग, तो आपसे पूछेगा कि ये किसका कब्र लेख है, तो कहोगे ना कि इनके पिता का है। एपिटफ मतलब क्या है, आप कहोगे ना अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए, क्या कहोगे कि इनके पिताजी का है ये कब्र लेख। ठीक है, तो इससे क्या याद रखेंगे हम लोग, ई फॉर इनके, PITA पिता, मतलब इनके पिता का क्या है, कब्र लेख है। इसका मतलब एपिटफ का मतलब क्या हो गया, कब्र लेख। क्या हो गया, कब्र लेख हो गया। मतलब हो गया वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ऑन द ग्रेव। ठीक है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड किया गया है, क्या किया गया, इंस्क्राइब्ड किया गया ऑन द ग्रेव, या टॉम्ब के ऊपर। ठीक है, टॉम्ब के ऊपर। ठीक है, टॉम्ब के ऊपर, ग्रेव के ऊपर या टॉम्ब के ऊपर, इन द मेमोरी, है ना, मेमोरी ऑफ द वन, है ना, वरीड, जो मतलब कि चल गए, है ना, उनके बारे में जो है ना, उनको याद रखे लोग, स्मरण करें, है ना, इसलिए टॉम्ब पर कुछ क्या कर दिया जाता है, यानी इस शिला पर जो है, कब्र पर जो है, कुछ लिखा दिया है ना, लिखवा दिया जाता है, ताकि जब भी उनके कब्र की तरफ कोई देखे तो उन्हें उनके बारे में सारी बातें क्या हो जाए, है ना, मेमोराइज हो जाए। ठीक है, याद आ जाए। तो एपिटफ मतलब क्या हो गया, इनके पिता, किसका रखेंगे, इनके, ई फॉर इनके, ई फॉर इनके पिताजी का, कहोगे ना अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहोगे इनके पिताजी का है क्या, कब्र लेख है। ठीक है, चलिए, तो एपिटफ का मतलब क्या हो गया, एपिटफ से याद रखेंगे इनके पिताजी का क्या है, कब्र लेख है। इसमें क्या होता है, कब्र लेख होता है। एपिटफ का मतलब था कब्र लेख। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, एपेथेटिक, एपेथेटिक। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब तो उदासीन, या इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है सैड, है ना, या डिप्रेस्ड हो जाता है। देख रहे हो बंदे कैसा एकदम, है ना, मतलब गंभीर हालत में है। ठीक है, तो एपेथेटिक मतलब कैसे इसको याद रखेंगे, है ना, एपेथेटिक को कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एक, ए फॉर एक, अब PATH को पढ़ेंगे पाठी या पाठ। ठीक है, या पाठ ही रखते हैं, पाठ ही नहीं, पाठ रखते हैं, क्या, पाठ। ठीक है, इसको पाठ पढ़ते हैं, PATH को पढ़ेंगे पाठ, क्या पढ़ेंगे, पाठ। अब जैसे मान लीजिए कि टीचर ने
स्टूडेंट को दिया एक पार्ट याद करने के लिए, मान लो ये स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है भाई साहब, ठीक है। अब टीचर ने दिया एक पार्ट याद करने के लिए, यानी एक्सरसाइज एक दिया याद करने के लिए, ठीक है, और ये भाई साहब से याद नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, है ना, दुखी हो जाएंगे, इनका चेहरा कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा कि हमसे याद नहीं हुआ। ऐसा होता है जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे या आप पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, है ना, ऐसा तब क्या होता क्या है कि कुछ मतलब कि मिलता है ना, मतलब कि स्टूडेंट के बीच में मतलब कुछ कॉम्पिटिशन करवा दिया जाता है कि आप इतना करके आ जाओ कल, है ना, जो आओगे उनको इनाम मिल कुछ मतलब कि है ना, गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा या कुछ और बातों का मतलब और बातों को बोल के मतलब कि उनके अंदर जो है काफ़ी ललक जगा देते हैं और कहते हैं कि इतना करके आओ, और जिनसे नहीं होता, जिनसे हो जाता है वो तो बाजी मार जाते हैं, जिनसे नहीं होता वो थोड़ा-सा डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब कि उदासीन हो जाते हैं। वो कुछ बातों को सोचने लगते हैं, यानी कि सैड हो जाते हैं, ठीक है? तो ये अब इसको याद कैसे रखेंगे? एपेथेटिक को याद रखेंगे ए, अब पीएटीएच को पढ़ेंगे पाठ, है ना, कि यानी कि टीचर ने एक पाठ दिया और इसने क्या किया, नहीं याद किया, नहीं याद कर पाया, तो टीचर ने जब इसको डांट लगाई तो क्या हो गया, उदास हो गया, ये इसका चेहरा कैसा हो गया, उदासीन हो गया। तो एपेथेटिक का मतलब क्या हो गया, उदासीन या उदास होना, ठीक है, यानी कि शोविंग और फीलिंग, महसूस करना, नो इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट को ना दिखाना मतलब कि उदास हो जाना, है ना, किसी चीज़ों में इंटरेस्ट ना दिखाया, यानी कि भाई साहब ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चीज़ें याद नहीं हुई तो टीचर ने डाँट लगाई तो कैसा हो गया, उदास हो गया, क्या हो गया, उदास हो गया। तो एपेथेटिक का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। चलिए, आइए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हैमन, कैसे याद रखेंगे, है, तो एच वाई से पढ़ेंगे हे मन, हे मन मेरा मंदिर, ऐसा मतलब कुछ है ना, भगवान की स्तुति करते समय गाते हैं कि हे मन मेरा मंदिर सब मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा, होता है ना, हे मन, ऐसे याद रखेंगे, है मन, है मन को याद रखेंगे, है मन, यानी कि भगवान की स्तुति करते समय गाते हैं हम लोग कि हे मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, इनसे बढ़कर ना कोई दूजा, ऐसा गाते हो ना। तो हेमन का मतलब क्या होता है, स्तुति करना, प्रभु की स्तुति करना, भगवान का गुणगान करना, ठीक है। हेमन का मतलब है का मतलब क्या हो गया, हे मन मतलब है मन, मतलब कि ये गाना कुछ ऐसे है कि मन मेरा मंदिर शिव मेरा पूजा, लेकिन इसको याद करने का ये तो एम एन को पढ़ ही लीजिएगा मन, ठीक है, एम एन को पढ़ लीजिएगा मन, और हे को मतलब हे थोड़ा सा जोड़ के पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ताकि याद हो जाएगा, इस सॉन्ग से जो है रिलेट कर देंगे जिससे कि हमें याद हो जाएगा। कैसे, तो हे एच वाई से हे, एम एन को मन पढ़ेंगे, यानी कि हे मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, इनसे बढ़कर ना कोई दूजा। तो हम लोग जब स्तुति करते हैं भगवान की तो ऐसा सॉन्ग गाते हैं, सुनते हैं, है ना। तो हेमन का मतलब क्या हो गया, स्तुति करना, हेमन का मतलब क्या हो गया, स्तुति करना, ठीक है, मतलब कि अ रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड, यानी कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए जो पोएम हम लोग गाते हैं या जिस रिलीजियस सॉन्ग को हम लोग सुनते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी भगवान की स्तुति के क्रम में जिस रिलीजियस सॉन्ग को सुनते हैं या पोएम को सुनते हैं, वही क्या हो गया, स्तुति हो गया, क्या हो गया, स्तुति हो गया। तो हेमन का मतलब हो गया भगवान की स्तुति करना, भगवान की स्तुति करना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डैंडी, डैंडी का मतलब होगा, अब डैंडी कैसे पढ़ेंगे, डैंडी, अब डैंडी को पढ़ेंगे डी ए एन डी वाई, इसको कैसे पढ़ेंगे, याद करने के लिए, इसका मतलब होता है कि वस्त्र की ओर विशेष ध्यान देने वाला, विशेष ध्यान देने वाला। अब इसको डी एन डी वाई को डंडे, अब इसको धंधे कैसे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, वस्त्र की ओर ध्यान देने वाला, वस्त्र की ओर ध्यान देने वाला, इसका मतलब होता है कि मतलब कि बस क्या है, वस्त्र की ओर ध्यान देने वाला। अब डैंडी को पढ़ा है धंधे, क्या पढ़ा है, डैंडे, डैंडी को पढ़ा है, डैंडी, डैंडी को पढ़ लो धंधे, धंधे कैसे पढ़ लोगे यार, है ना, इसको याद करना हो तो वस्त्र की ओर ध्यान देना, वस्त्र की ओर ध्यान देना। अब देखो, अब देखो दान, अब इसको डैंडी को कैसे पढ़ेंगे, दान,
एंड एक दूसरा लिंक लगाते हैं दान, और डी वाई को पढ़ेंगे दे, दान दे, ठीक है, दान दे। अब मान लो कि दान में दी गई चीजें, अब मान लो दान में, दान, इसको डैंडी को पढ़ेंगे इसे डी ए एन दान, ठीक है, दान, और डी वाई को पढ़ेंगे दे, दान दे, मतलब कि दान, डी ए एन को पढ़ लेंगे दान, क्या पढ़ेंगे दान, और डी वाई को पढ़ लेंगे दे, है ना, तो दान दे, यानी कि दान देना हो, दान देना हो, अगर किसी को दान देना हो तो अच्छे वस्त्र आप दान करेंगे, यानी कि वस्त्र की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कि जब हम किसी को दान दें तो वो अच्छा वस्त्र हो, क्या हो, अच्छा वस्त्र हो, इस तरीके से लोग याद कर सकते हैं। यानी डैंडी को यानी कि दान दे, यानी कि जब कोई राजा महाराजा दान देते हैं, दान दे यानी कि जब दान देते हैं या कोई सलाह भी देता है कि अगर दान देते हो तुम, है ना, या फिर अगर मान लो कोई दान दे रहा है ना, दान के रूप में साड़ी दे रहा है, क्या दे रहा है, साड़ी दे रहा है, कोई भी कपड़ा दे रहा है, मान लो कोई भी कपड़ा दे रहा है, ठीक है, अब दान में कपड़ा दे रहा है, क्या कर रहा है, कपड़ा दे रहा है, गरीब भिखारियों को क्या कर रहा है, दान में कपड़ा दे रहा है, और आप वहां से गुजर रहे हो तो क्या कहते कहोगे कि दान दे, यानी कि दान देना हो तो अच्छे कपड़ा दो, यानी अच्छी तरह का कपड़ा दो जो कि इन बेचारों को काम आ जाए, यही कहोगे ना, मतलब विशेष ध्यान दो कपड़ों की तरफ, तो दान दे याद हो जाएगा ना, दान दे यानी कि दान देना हो तो अच्छे कपड़ों को दान में दो, ठीक है, मतलब कपड़े की ओर ध्यान देना, यानी अ मैन हु पेज टू मच यानी कि अटेंशन टू हिज क्लोथ्स, जो अपने क्लोथ्स पर जो है ना, खूब ध्यान देता हो, ठीक है, अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स, यानी अपने कपड़े पर क्या करता है, जो ध्यान देता है खूब, है ना, खूब ध्यान देता है, यानी कि कपड़े की ओर ध्यान देना, ये डैंडी का मतलब ये होता है क्या, कपड़े की ओर ध्यान देना, तो इसको लिंक कैसे लगा दिए हम लोग, इस लिंक पर ध्यान नहीं देंगे, धंधे नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, लेकिन इसको पढ़ सकते हो कि दान दे, है ना, डैंडी को आप कैसे धंधे पढ़ लोगे, लेकिन इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि दान दे, डी ए एन को दान और डी वाई को दे, यानी कि दान दे, यानी कि दान देना हो तो अच्छा कपड़ा दो दान में, ठीक है, अच्छे कपड़ा दान में दो, ठीक है, मतलब कपड़े की ओर ध्यान दिया, कपड़े की ओर ध्यान देना इसका मतलब हो गया, ठीक है, डैंडी का मतलब। चलिए, इमिग्रेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है प्रवासी, क्या होता है, प्रवासी, है ना, इमिग्रेंट, तो इसको इमिग्रेंट, अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो लिंक लगा है ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट यानी कि जो बाहर रहता हो, क्या रहता हो, बाहर रहता हो, है ना, जो बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रवासी, इमिग्रेंट, 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 ई फॉर एग्जिट यानी कि ई फॉर एग्जिट जो बाहर रहते हैं, क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं, है ना, ग्रांट, इमिग्रांट, इसको कैसे, इमिग्रांट ई फॉर एग्जिट यानी कि जो बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं ना, जो बाहर रहते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं, हाँ, इमिग्रेंट, ई फॉर इमी, हाँ याद रह सकता है इस तरीके से, इमिग्रेंट मतलब ई फॉर एग्जिट, क्या है, ई फॉर एग्जिट यानी कि जो बाहर रहते हैं, क्या रहते हैं, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, यानी कि जो रहने के लिए अपना कंट्री छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरा कंट्री, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री यानी कि अपने कंट्री को छोड़कर, अपने कंट्री को छोड़कर, है ना, दूसरे कंट्री चले जाते हैं, वो क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इमिग्रेंट या इमिग्रेंट जो भी पढ़ना है पढ़िए, इमिग्रेंट, ई फॉर क्या, एग्जिट यानी कि जो बाहर रहते हैं, क्या रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, ठीक है, चलिए, ई फॉर एग्जिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इमिग्रेंट को इस तरीके से याद करेंगे, है ना, हल्का फल्का अगर माइंड में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा इस तरीके से। चलिए, मैं स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ, ये अपना दूसरा स्लाइड है, देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वही क्वेश्चन है सेम, इमिग्रेंट है ना, प्रवासी,
इमिग्रेंट है ना, आने वाला मतलब ई फॉर एग्जिट। देखिए अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा झोल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अभी जो हमने वर्ड मीनिंग सीख के आए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखे थे, इमिग्रेंट था, है ना, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट था। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, है ना, ई फॉर एग्जिट, यही था ना। इमिग्रेंट हम लोग अभी देखे थे, क्वेश्चन नंबर 5 देखे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी अभी देखे, तो उसमें लिखा हुआ था इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट में लिखा हुआ था इमिग्रेंट, GRANT, ठीक है। इमिग्रेंट ए फॉर क्या है, एग्जिट हो जाएगा। सॉरी एग्जिट, सॉरी EST कैसे हो गया, एग्जिट, ठीक है, सॉरी। ए फॉर एग्जिट, ये क्या हुआ इसको, चलिए एग्जिट, ठीक है, ए फॉर एग्जिट, इमिग्रेंट। तो याद रखेंगे, एक तो पहले नंबर है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एक में है IM लगा हुआ है शुरू में, ठीक ना, एक में IM लगा हुआ है, एक में E लगा हुआ है ना। माइग्रेंट तो यहाँ तक ठीक है, माइग्रेंट तो यहाँ तक ठीक है, और इसमें भी माइग्रेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ई लगा हुआ है और इसमें इम लगा हुआ है, ठीक है। तो इम लगा हुआ है, तो इम को याद रखेंगे यहाँ इमिग्रेंट में, जिसमें आई लगा हुआ है, इतना से याद रखेंगे, पहला लेटर से याद रख लेंगे। आई मतलब इन, जो इन कर रहा है कंट्री में, जो कंट्री में क्या कर रहा है, इन कर रहा है। और इसमें ई लगा, एक्स लगा, ई लगा हुआ है। ई फॉर क्या होता है, एग्जिट होता है, यानी कि जो बाहर चला गया अपने देश को, है ना, लीव करके, है ना, अनदर कंट्री चला गया रहने के लिए, ठीक है। और इसको मतलब आई, आई मतलब क्या है, जो इन किया अपने कंट्री में, इंडिया में आया, क्या है, इंडिया में आया, आई फॉर इंडिया, यानी कि जो इंडिया आया, जो इंडिया आया। और इस ई फॉर क्या हो गया, एग्जिट हो गया, जो बाहर चला गया, इसका मतलब क्या, प्रवासी। इसका मतलब क्या, अप्रवासी, यानी कि जो अपना कंट्री आ गया, समझ गया ना, क्लियर हो गया होगा। ई फॉर एग्जिट यानी कि जो बाहर चला गया, जो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरा कंट्री चला गया, सेटल हो गया वहां जाकर के। और आई फॉर इंडिया, ऐसे भी याद रख सकते हो, आई फॉर इंडिया, जो इंडिया चला आया, इमिग्रेंट मतलब आई फॉर इंडिया, जो इंडिया चला आया, उसका मतलब क्या हो गया, अप्रवासी, यानी कि जो अपना देश को छोड़कर ना जाए। या आई फॉर इन पढ़ सकते हैं, जो इन किया अपने कंट्री में, ठीक है, यानी अपने कंट्री में ही रहा, ठीक है, कहीं गया नहीं, उसका मतलब क्या हो गया, अप्रवासी, ठीक है। बात आ गई समझ में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एलिजिबल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको पढ़ेंगे, IEEL को पढ़ लेंगे इल, क्या पढ़ लेंगे, इल। इल मीन्स क्या हो गया, बीमार हो गया, इल मीन्स बीमार, ठीक है। अब मान लीजिए जब बीमार रहता है आदमी, तो डॉक्टर कुछ ऐसे ही लिख के देता है ना ऐसे ही कुछ लिख के देता है, आप देख रहे होंगे यहाँ इमेज में, जिसका मतलब हमें भी समझ में नहीं आता और शायद आप लोग को भी समझ में कम ही आता हो। डॉक्टर का लिखावट डॉक्टर ही जाने, ठीक है, आम आदमी को पल्ले नहीं पड़ता है। तो इल, जो जब बीमार रहता है लोग और डॉक्टर के पास जाता है, तो कुछ दवाई लिखता है, जो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, जो पल्ले नहीं पड़ता है, यानी कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्या होता है, अपठनीय, जिसको हम लोग आसानी से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो एलिजिबल का पहला लेटर क्या, इल, यानी कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो दवाई लिखता है, जिसका लिखावट हम लोग को समझ में नहीं आता है, अपठनीय हम लोग के लिए हो जाता है, ठीक है। मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जिसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, स्टोइसिज्म। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, स्टोइसिज्म को। अब इसको याद करने का तरीका, ये STO को पढ़ लेंगे, स्टोन, क्या पढ़ लेंगे, स्टोन। में इस स्लाइड को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ST है ना, स्टोइसिज्म, आप इसको पहले पढ़ लीजिए आराम से, जो भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो स्टोई को पढ़ेंगे, STO को पढ़ लेंगे स्टोन, क्या पढ़ लेंगे, स्टोन। CISM को पढ़ लेंगे किस्म, कि जो स्टोन किस्म का आदमी होता है, क्या होता है, स्टोन किस्म का आदमी होता है, ठीक है। जो स्टोन किस्म का आदमी होता है, उसको दुख और सुख का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, स्टोइसिज्म,
को पढ़ लेंगे अष्टोई, मतलब एसटीओ का मतलब क्या पढ़ लेंगे, अष्टोन पढ़ लेंगे। और सीआईएसएम को पढ़ लेंगे किस्म, कि जो अष्टोन किस्म का आदमी होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना सुख का ना दुख का, यानी कि दोनों में, यानी कि सुख और दुख, वो सुख और दुख और दुख ये दोनों कंडीशन में इक्वल रह लेते हैं, यानी सुख आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख आया तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है समझ, यानी कि दोनों में सेम कंडीशन में ये जी लेते हैं, यानी कि बढ़िया से हैंडल कर लेते हैं खुद को, ठीक है। द अस्टोइसिज्म मतलब अष्टोन, एसटीओ को पढ़ अष्टोन, और सीआईएसएम को पढ़ लेंगे किस्म, कि अष्टोन किस्म का जो आदमी होता है उसको सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो एक, तो इसका मतलब हो गया अस्टोइसिज्म का मतलब हो गया, समझ गया ना, इसका लिंक कैसे लगाया कि एसटीओ का मतलब स्टोन हो गया और सीआईएसएम का मतलब हो गया किस्म का, यानी कि स्टोन किस्म का जो आदमी होता है उसको सुख और दुख का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हो गया एक ऐसा आदमी जिसको सुख दुख का कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो, यानी कि वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर, प्लीजर और पैन, यानी प्लीजर मतलब सुख और पैन मतलब दुख, तो प्लीजर और पैन, प्लीजर और पैन में जो इंडिफरेंट रहता है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उस आदमी पर, ठीक है, जिस पर कि सुख दुख का कोई खास असर ना हो, यानी कि दोनों कंडीशन में एक जैसा जी ले, उसी को कहते हैं स्टोइसिज्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, स्टोइक, है ना, तो उसी से लिया गया है, स्टोइसिज्म से ही लिया गया, सी आई एस एम उसमें लिखा हुआ है, आई एस एम उसमें जुड़ा हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखे थे तो आई एस एम जुड़ा हुआ था, इसमें सिर्फ एस टी ओ आई सी दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, दोनों कंडीशन में एक जैसा जी लेने वाला आदमी का, यानी कि वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पैन, यानी कि प्लीजर और पैन, सुख और दुख दोनों में एक जैसा जो बंदा रह ले उसी को स्टोइक कहते हैं या स्टोइसिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोइसिज्म। आई बात समझ में भाई साहब, चलिए अगर आई समझ में तो यस कहिए, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, ठीक है, इतना से ही बात बन जाता है, ठीक है, अब बातों को बस खाली ध्यान से देखते चलो। अब आइए एम्बीडेक्स्ट्रस, अब इसको कैसे रखेंगे, है तो मीनिंग बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, तो ए एम बी आई को, है तो बहुत बड़ा, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो हाँ इसको याद कर सकते हैं यदि आप लोग मेरी बातों को माने तो, ठीक है, आप मेरी बातों को मानिए और एक बार बोलिए जय माता दी, ठीक है, और इसका भी लिंक हम कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे ए एम बी आई, इसको अम्बी ना पढ़ के अम्बे पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, अम्बे, अम्बे तू है जगदम्बे, गाना है ना माता रानी का, तो अम्बे, अम्बी को पढ़ लीजिए अम्बे, क्या पढ़ लेते हैं, या ए एम बी को अम्ब पढ़ लीजिए, ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं आई को, ठीक है, अब तो पढ़ लीजिएगा ना, अम्ब को पढ़ लीजिए अम्बे, क्या पढ़ लीजिए अम्बे, यानी अम्बे माता, और डी ई एक्स टी को पढ़ लेते हैं दक्ष, इसको पहले लिंक कर दिए, ए एम बी को पढ़ लेंगे अम्बे, आई आई को छोड़ के डी ई एक्स को पढ़ लेंगे, डेक्स डी ई एक्स को पढ़ लेंगे दक्ष, डी ई एक्स को पढ़ लेंगे दक्ष, क्या पढ़ लेंगे दक्ष, ठीक है, दक्ष पढ़ लेंगे, बस इतना ही पढ़ लेते हैं बस। एम्बीडेक्स्ट्रस को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ए एम बी को अम्बे पढ़ लीजिए और डी ई एक्स को पढ़ लेते हैं दक्ष, ठीक है, तो अम्बे माता जो होती हैं वो दक्ष होती हैं, अम्बे माता जो होती हैं वो दक्ष होती हैं आशीर्वाद देने में दोनों हाथों से, यानी कि वो चाहें तो अपनी दोनों हाथों से संतन को, भगतन को दोनों हाथों से आशीर्वाद दे सकते हैं, और दे सकते हैं या नहीं, उनके लिए बामा और दहिना कुछ नहीं होता है, वो बामा अपना हाथ रख दिए तो भी भक्त का, है ना, धन धन मतलब कि धनवान हो जाएगा भक्त, अगर वो दाहिना हाथ भी रख दिए संतन के ऊपर तो वो, है ना, अजर अमर हो जाएगा, यानी कि बहुत भाग्यशाली होगा, ठीक ना। तो माता रानी के लिए कोई दाहिना और बायां हाथ नहीं होता है, ठीक है, उनका दसों हाथ हाथ जो होता है एक सामान्य होता है, ठीक है, तब इसका मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस को याद करने का सबसे आसान तरीका ए एम बी को पढ़ लेते हैं अम्बे और डी ई एक्स को पढ़ लेते हैं दक्ष, यानी कि अम्बे माता जो होती हैं वो दक्ष होती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने में, है ना, और दोनों हाथों से,
दोनों हाथों से। दरअसल बात ये है, ऐसा कुछ है कि AMBI का मतलब ही होता है दोनों, है ना? दोनों, ठीक है? लेकिन छोड़िए, AMB को पढ़ लेते हैं अम्बे, या DEX को पढ़ लेते हैं दक्ष, यानी कि अम्बे माता जो हैं, यानी कि अम्बे जो होती हैं, वो दक्ष होती हैं। क्या होती हैं? दक्ष होती हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों हाथ एक जैसा काम करना, यानी कि दोनों, यानी कि चाहे वो लेफ्ट हो, और वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, है ना? वो दोनों इक्वल काम करे, तो उसी को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं ना, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब हो गया, इफ अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, जो एक ऐसा आदमी जो एबल है, योग्य है, यूज करने के लिए दोनों हाथ एक साथ, है ना? विद इक्वल स्किल, यानी कि दोनों में इक्वल स्किल हो, दोनों हाथों में इक्वल स्किल हो, ठीक है? वैसे आदमी को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है? मतलब अम्बे माता जो होती हैं वो दक्ष होती हैं, दोनों हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देने में। मतलब कि दोनों में सेम पावर होता है, दोनों हाथों में, ठीक है उनका। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा आदमी जिसके दोनों हाथों में सेम पावर हो, सेम स्किल हो, ठीक है? समझ में आई? चलिए, बात तो समझ गए होंगे। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग ईमानदारी से क्लास को देखिए, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप याद कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को। याद क्या, मतलब कि आप चीज़ों को देखने से ही बात बन जाती है, ठीक है? आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कर सकते हैं कि मतलब कि नंबरिंग करके 1, 2, 3, 4, 1 से 10 तक लिख करके आप वो वर्ड मीनिंग को आप एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वर्ड मीनिंग को, और समझिए कैसे इसको लिंक किया गया था और मतलब क्या होता है। बस देखिए, ओडब्ल्यूएस को ओडब्ल्यूएस को याद करना नहीं है। अब बताओ, कोई भी आदमी अभी इन सब चीज़ों को मतलब उसके मतलब तो यही होता है। एलिजिबल मतलब सिर्फ यहाँ इल से ही याद कर लिए थे। क्या कर लिए थे भाई साहब? इल से हम लोग क्या याद कर लिए थे कि इल, यानी कि जो बीमार आदमी होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर दवा का ऐसे-ऐसे नाम लिखते हैं, ऐसे-ऐसे किस्म का नाम लिखते हैं कि मरीज को समझ में ही नहीं आता है कि ये दवा लिखा है या कुछ और ही लिख दिया, ठीक है? यानी उसको समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है। तो इसका एलिजिबल का मतलब हो गया, इतना बड़ा वर्ड मीनिंग का मतलब हो गया कि वैसा लिखावट जो समझ में ना आवे, ठीक है? मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको हम रीड नहीं कर सकते हैं, क्लियर? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब बताइए, अब कोई आदमी इसको याद किया, फिर इसको याद करे, फिर इसको याद करे, फिर ये पैराग्राफ को याद करे, तो ये 10-12 पैराग्राफ है, सबको आप याद ही करोगे? नहीं। ये याद करने का बेस्ट वे नहीं है ना? बेस्ट अप्रोच यही है कि आप बस इस वर्ड मीनिंग को समझ जाएँ, इस वर्ड मीनिंग को समझ जाएँ। कौन-सा वर्ड मीनिंग को? ये जो है ना? ये मेन वर्ड मीनिंग जो है, इसको आप समझ जाओ, ठीक है? यानी इसको अगर करना हो, तो बस खाली इस वर्ड मीनिंग को आप समझ जाओ कि मतलब क्या है, और हर जगह मतलब तो सेम ही लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वही अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वही अगले पैराग्राफ में हो लिखा हुआ है, ठीक है? बस खाली वर्ड मीनिंग को थोड़ा-सा एडवांस कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चीज़ें सेम है, ठीक है? एलिजिबल का मतलब ही होता है कि वैसा लिखावट जिसको जो समझ में ना आए, जिसको पढ़ ना पाएँ, ठीक है? चलिए, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।